गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोगुलेशन। जिसे हम रक्त स्कंदन भी बोलते हैं। सबसे पहले अगर ब्लड क्लॉटिंग या रक्त स्कंदन की बात करते हैं तो क्यों जरूरी है हमारे लिए ये? क्योंकि अगर सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहीं खेल रहे हैं, हम कहीं खेलते खेलते गिर गए तो हमारे हाथ में चोट लगेगी। हम जैसे ही गिरेंगे, चोट लगने के कारण अगर चोट गहरी लगेगी तो उसके कारण हमारा जो रक्त शरीर का वो पूरा बाहर बह जाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म वहां पर हो, ताकि कुछ समय के बाद वो जो रक्त हमारा बह रहा था बाहर, वो पूरा बाहर न बह के अंदर ही रुक जाए। तो इसीलिए हमारे लिए ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, रक्त स्कंदन नहीं होगा या रक्त के थक्के का निर्माण नहीं होगा, तो हमारा पूरा बॉडी का जो ब्लड है वो पूरा का पूरा बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा, बाहर बह जाएगा, और उसके कारण किसी भी इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमारे लिए ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जरूरी है, ताकि हम अपने आप को मृत्यु से बचा सकें, डेथ से बचा सकें, और हमारा ब्लड पूरा बाहर की तरफ फ्लो आउट ना करे। तो फर्स्टली हम ये बोलते हैं कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिनियां हैं, वहां पर हिपैरिन नाम का सब्सटेंस उपस्थित रहता है। इसलिए हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का नहीं बनता। ये रक्त के थक्के को नहीं बनने देगा, क्योंकि ये एंटीकोगुलेंट है, प्रतिस्कंदी पदार्थ है, जो वहां पर थक्के का निर्माण या ब्लड क्लॉट नहीं होने देगा। राइट, इसलिए हमारी ब्लड वेसल्स में प्रॉपरली ब्लड फ्लो करता है, रक्त इसलिए हमारी ब्लड वेसल्स में, वाहिनियों में बहता रहता है। ठीक, वही अगर बाय चांस हमारी ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियों में थक्का बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। ये थ्रोम्बस का निर्माण हुआ है रक्त वाहिनियों, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है, और इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, जिसका मतलब हुआ कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करने वाले प्रोसेस को थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बस का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। अब अगर हम बात करें तो यही थ्रोम्बस अगर हमारी रक्त वाहिनियों को ब्लॉक कर देता है, आगे रक्त को नहीं बहने देता, तो उसको हम बोलते हैं एम्बोलस, और इसकी प्रक्रिया को हम बोलेंगे एम्बोलिज्म, कि वो आगे जाकर ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस है जिसमें वो रक्त को आगे बहने नहीं देगा, और वहीं पे हमारा जो ब्लड है वो ब्लॉक हो जाएगा, एक प्रकार से रुक जाएगा, और उसके कारण एम्बोलिज्म की क्रिया हमें देखने को मिलेगी, और इस कारण एक पर्सन की डेथ या मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड अगर पूरी शरीर में नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सब रुक जाएगा, और उसके कारण पर्सन को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा हर सेल तक, जिसके कारण इंसान की इजीली डेथ हो सकती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है कि किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, और थ्रोम्बोसिस और एम्बोलस का निर्माण हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, रक्त वाहिनियों में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो हमारे बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, जो रक्त स्कंदन प्रक्रिया में हेल्प करके उनके साथ मिक्स होकर एक तरह से रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस प्रोसेस को कोगुलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ऐसे कारक जो ब्लड क्लॉट में मदद करेंगे। ठीक है, 13 कारक हम जानते हैं, जिनमें से नंबर फर्स्ट है हमारा
फिब्रिनोजन। नंबर सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन। नंबर थर्ड है थ्रोम्बोप्लास्टिन। नंबर फोर्थ है कैल्शियम आयंस। नंबर फिफ्थ है प्रोएक्सेलरेंट। नंबर सिक्स है एक्सेलरेंट। नंबर सेवेंथ है प्रो कन्वर्टेंट। नंबर एट है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या फिर ग्लोब्यूलिन, AHG के नाम से भी हम इसे जानते हैं। वहीं नंबर 9 हमारा आता है क्रिसमस फैक्टर। नंबर 10 आता है हमारा स्टुअर्ट फैक्टर। नंबर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। इंसिडेंट। इसके बाद आता है हमारा नंबर 12 जो कि होता है हैगमैन फैक्टर। एंड इसके बाद आता है हमारा नंबर 13 दैट इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये हमारे 13 फैक्टर्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प करते हैं, मदद करते हैं ब्लड क्लॉटिंग करने में। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयंस, प्रोएक्सेलरेंट, एक्सेलरेंट, प्रोकन्वर्टेंट। देन हमारा आता है एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, देन क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर, देन हमारा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन इंसिडेंट, इसको हम PTA के नाम से भी जानते हैं, देन हैगमैन फैक्टर एंड देन फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये सारे 13 फैक्टर्स मिलकर ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त स्कंदन में मदद करते हैं। अगर हम 8th फैक्टर की बात करें तो 8th फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम 13th फैक्टर की बात करते हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। इस फैक्टर के बारे में हम सिग्निफिकेंस में बात करेंगे। ये कई बार पूछा जाता है कि हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 कौन सा होता है। तो इस तरह से ये सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स एक साथ कंबाइन होकर, किसी के भी साथ कंबाइन होकर एक रक्त के थक्के का निर्माण करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नॉर्मली हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी एक मैकेनिज्म होता है प्रॉपर, उस मैकेनिज्म के बेसिस पर ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस पूरा हो पाता है, राइट। इसको बोलते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग या फिर रक्त स्कंदन की प्रक्रिया। हमेशा मोस्टली हम बात करेंगे तो यहाँ पर रक्त स्कंदन प्रक्रिया 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्मुक्त होना कि किस तरह से वो रिलीज हो रहा है बाहर, लिबरेट हो रहा है। सेकेंड स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना और थर्ड स्टेप में फिब्रिनोजन का फिब्रिन के अंदर परिवर्तन। तो 3 स्टेप्स के अंदर ये प्रोसेस हमारा होगा। नंबर फर्स्ट स्टेप में हम बात करें तो हम
ऑफ या फिर रिलीज ऑफ भी बोल सकते हैं थ्रोम्बोप्लास्ट। इस स्टेप में क्या होगा कि हमारा नॉर्मली सपोज टिश्यूज में कहीं ऊतकों में चोट लग जाती है तो वहां पर जिन ऊतकों में नॉर्मली सेल्स में थ्रोम्बोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते, पर जैसे ही वो सेल्स क्षतिग्रस्त होते हैं, जैसे ही वो सेल्स चोट लगती है उनको, तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक एक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, राइट। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यूज में जैसे ही चोट लगी, जैसे ही क्षतिग्रस्त हुए, वैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक सब्सटेंस का निर्मुक्त होता है ऊतकों से, राइट। और इसको हम थ्रोम्बोकाइनेज के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज या फिर हम ये भी बोल सकते हैं थ्रोम्बोकाइनेज किसके साथ बनता है? कैल्शियम आयंस के साथ प्लस एक प्लेटलेट्स जो होते हैं वो भी क्षतिग्रस्त होते ही प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज करते हैं, प्लेटलेट कारक 3, और ये भी रिलीज हो जाता है। वहीं इसके साथ ही कुछ प्रोटीन्स, और क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये लिपोप्रोटीन नेचर का होता है, दैट मींस इसमें लिपिड और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, लिपिड वसा भी है और प्रोटीन भी उपस्थित है। वहीं प्लेटलेट फैक्टर 3 फॉस्फोलिपिड होता है, दैट मींस यहाँ पर फास्फोरस भी उपस्थित है और लिपिड भी, वसा भी उपस्थित है। तो इस तरह से ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होकर एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बिनेज। ये क्या है? ये एक प्रकार का हमारा हम बोल सकते हैं एंजाइम है जो कि आगे जाकर हमारे काम आए, राइट। या फिर इसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं प्रोथ्रोम्बिनेज, राइट। तो हमने क्या पढ़ा फर्स्ट स्टेप में कि सबसे पहले ऊतकों से थ्रोम्बोप्लास्टिन लिपोप्रोटीन नेचर का जो होता है वो रिलीज होता है, निकलता है बाहर, निर्मुक्त होता है। ये निर्मुक्त होने के बाद ये कैल्शियम के साथ, प्लेटलेट फैक्टर 3 के साथ और कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर थ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम बात करेंगे सेकेंड स्टेप की। Conversion of prothrombin to thrombin, राइट। क्या हुआ? अब यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन उपस्थित होगा। प्रोथ्रोम्बिन को हम इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि ये असक्रिय अवस्था में उपस्थित है, यहाँ इसका कोई फंक्शन नहीं। तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिनेज जो हमारा एंजाइम है प्रोथ्रोम्बिनेज अभी बना था ऊपर, या जैसे हम थ्रोम्बिनेज भी बोल रहे थे, उसमें ये एंजाइम काम करेगा और ये बदल जाएगा हमारे थ्रोम्बिन, राइट। मतलब यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन असक्रिय अवस्था में जो उपस्थित था वो थ्रोम्बिन सक्रिय अवस्था में एक्टिव स्टेज में आ जाए, ठीक है। किस एंजाइम की उपस्थिति में? प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, और यहाँ पे कैल्शियम भी बाइंड कर जाएगा और ये दोनों मिलकर थ्रोम्बिन में सक्रिय अवस्था में से बदल देंगे, परिवर्तित कर देंगे। मतलब
यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन हो रहा है। वहीं हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, जिसमें कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। ठीक है, इसमें फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्जन हो रहा है, फिब्रिनोजन फिब्रिन में परिवर्तित हो। तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो फिब्रिनोजन अघुलनशील अवस्था में होता है, इनसॉल्युबल स्टेज में होता है, अघुलनशील और इनएक्टिव फॉर्म में। ये फिब्रिन में बदल जाता है, जो कि सल्यूबल भी होता है और एक्टिव भी होता है। राइट, अब किसकी प्रेजेंस में बदलेगा? थ्रोम्बिन की प्रेजेंस। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है कि थ्रोम्बिन ऊपर बना था, वो थ्रोम्बिन उसकी प्रेजेंस में फिब्रिनोजन जो कि इनसॉल्युबल है, अघुलनशील है अवस्था में है और असक्रिय भी है, वो बदल रहा है फिब्रिन में जो कि घुलनशील अवस्था में उपस्थित है और सक्रिय अवस्था में भी आ जाएगा, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस। अब फिब्रिन किसके साथ मिलेगा? हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 13 था, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, इसके साथ मिलकर ये वापस से अघुलनशील या इनसॉल्युबल अवस्था में आ जाए। ठीक है, पहले अघुलनशील था, फिर घुलनशील में आया, अब इसके साथ कंबाइन होकर मिलकर ये वापस से इनसॉल्युबल स्टेज में आ रहा है, अघुलनशील अवस्था में आ रहा है और इसी के साथ मिलकर ये एक नेटवर्क बना लेगा, एक तंतुओं का जाल बना लेगा, डेंस नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। ठीक है, ये नेटवर्क, ये जाल बनते ही क्या होगा? जो हमारे ब्लड क्लॉट हुआ है वो ब्लड क्लॉट इसी जाल में अटक जाएंगे और ब्लड जो है हमारा वो बाहर की तरफ बह नहीं पाएगा। तो इस तरह से ये फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। ठीक है, 3 स्टेप्स में है पूरा मैकेनिज्म और यहाँ पे डेंस नेटवर्क बन जाता है, जिससे जितने भी रक्त थक्के बन रहे हैं, क्लॉट्स बन रहे हैं, वो इन जालिकाओं में ही फंस जाएं, इन्हीं में एम्बेडेड हो जाएं और बाहर की तरफ रक्त हमारा बह नहीं पाए। तो ऐसे कवरिंग प्रोवाइड करा रहे हैं स्किन को, ताकि हमारा ब्लड बाहर की तरफ रिलीज ना हो, ना फ्लो। राइट, अब एक चीज ये है कि हम बोल रहे हैं ये जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है ये 1 से 5 मिनट्स, ठीक है, हम कई बार 3 मिनट्स बोलते हैं, 1 से 5 मिनट्स के बीच में ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और हमारा ये है ब्लड बाहर फ्लो करना बंद कर देता है। राइट, तो इस तरह से मैकेनिज्म जो है वो वर्क करता है। 3 स्टेप्स में मैकेनिज्म हमारा इन्वॉल्व। अब हम एक बार इंपॉर्टेंट थ्योरीज या डिफरेंट थ्योरीज देख लेते हैं, प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरह से यहाँ पर थ्योरीज दी, कुछ सिद्धांत दिए जिनके बेसिस पर हम बोलते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग इस तरह से हो सकती है। तो सबसे पहला सिद्धांत दिया था वेस्टन टेलर। वेस्टन टेलर्स थ्योरी। इन्होंने क्या बोला कि जैसे ही हमारे टिश्यूज में लगती है, टिश्यूज क्षतिग्रस्त होते हैं, ये रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन
साथ हमारा कैल्शियम आयन भी कंबाइन हो जाता है, जिसके कारण जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन था वो थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ठीक है, असक्रिय अवस्था में जो थ्रोम्बिन था प्रोथ्रोम्बिन, वो हमारा थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम इनएक्टिव थ्रोम्बिन के नाम से भी बोल सकते हैं कि असक्रिय थ्रोम्बिन, और ये हमारा है एक्टिव थ्रोम्बिन। क्या हुआ, टिश्यूज ऊतकों में से थ्रोम्बोप्लास्ट निकला, कैल्शियम के साथ कंबाइन हुआ, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल गया, और थ्रोम्बिन जो है हमारा वो क्या करेगा, हमारे फिब्रिनोजन को फिब्रिन में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, ये भी हमारा इनएक्टिव स्टेज में था और इनसॉल्युबल फॉर्म में था, इसे ये थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में आते ही फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। और इसके साथ 13th फैक्टर जो है हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, वो कंबाइन होकर डेंस नेटवर्क या जाल नुमा आकृति को बना लेगा। राइट, इस तरह से वेस्टर्न टेलर्स थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर 4 सब्सटेंसेस ऐसे थे जो रक्त स्कंदन प्रक्रिया को करवा रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ये चारों मिलकर ब्लड क्लॉटिंग को करवा रहे हैं, फिब्रिन में बदल रहे हैं, और फिर हमारा ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म प्रॉपर्ली हो पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, जो हमारी सेकेंड थ्योरी है, हॉवेल्स थ्योरी। हॉवेल नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं हॉवेल्स थ्योरी। नाउ यहाँ पे उन्होंने बोला कि जैसे कि टिश्यूज क्षतिग्रस्त हुए, ऊतक क्षतिग्रस्त हुए, इनसे सिफेलिन नामक पदार्थ निकला, रिलीज हुआ सिफेलिन नामक पदार्थ। इस सिफेलिन नामक पदार्थ ने क्या किया, एंटी थ्रोम्बिन एक प्रेजेंट था एजेंट, उस एंटी थ्रोम्बिन एजेंट को इन्होंने इनएक्टिवेट किया, इनएक्टिव फॉर्म में लाया। उसके कारण क्या हुआ, हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन था वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया कैल्शियम की प्रेजेंस में, और हमारा जो थ्रोम्बिन था उसने एक्टिवेट होते ही फिब्रिनोजन को फिब्रिन में परिवर्तित कर दिया। मतलब वो क्या रहा है, यहाँ पे वही चीजें हैं, बस एक नया उन्होंने सब्सटेंस लिया। दैट मींस टिश्यूज जैसे ही क्षतिग्रस्त हुए, जैसे ही इंजर्ड हुए हमारे टिश्यूज ऊतक, तो उन ऊतकों में से सिफेलिन नामक पदार्थ रिलीज हुआ। सिफेलिन सब्सटेंस रिलीज होते ही इन्होंने क्या किया, एक एंटी थ्रोम्बिन एजेंट प्रेजेंट था हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उस एंटी थ्रोम्बिन को उन्होंने असक्रिय अवस्था में बदला, इनएक्टिव किया। राइट, क्योंकि इनएक्टिव करना जरूरी था, नाम से ही एंटी थ्रोम्बिन है, दैट मींस ये थ्रोम्बिन को बनने नहीं देगा, और अगर थ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा, थ्रोम्बिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हमारा फिब्रिन भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए यहाँ पर एंटी थ्रोम्बिन, क्योंकि थ्रोम्बिन के अगेंस्ट है, अपोजिट कार्य करता है, विपरीत कार्य करता है, इसलिए एंटी थ्रोम्बिन को इनएक्टिवेट करना जरूरी था, जो किसने किया, सिफेलिन। तो ये इनएक्टिवेट हो गया। अब इसके इनएक्टिवेट होने के कारण कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन असक्रिय अवस्था वाला, इनएक्टिव स्टेज वाला किसमें कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में, जो कि सक्रिय हो गया एक्टिव स्टेज में। राइट, अब ये जैसे ही एक्टिव स्टेज में आया, फिब्रिनोजन जो असक्रिय अवस्था में है, इसने अघुलनशील अवस्था वाले में चेंज कर दिया इसको फिब्रिन में, जो कि
अवस्था में आ गया है और अब जाके सक्रिय भी हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर कंबाइन करेगा 13th फैक्टर के साथ और कंबाइन करने के बाद वही डेंस जालिका जैसा स्ट्रक्चर, डेंस नेटवर्क जो होता है वो फॉर्म करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर वर्क हुआ। ऑवेल्स थ्योरी की बात करी हमने, टिश्यू से सेफेलिन रिलीज हुआ, सेफेलिन ने इसके अगेंस्ट वर्क किया, इसको इनएक्टिवेट किया और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। इसका नाम था एंटी थ्रोम्बिन। राइट, अब हम बात करते हैं थर्ड सिद्धांत की, जो कि दिया था दो अलग अलग साइंटिस्ट ने और उन्हें हम बोलते हैं फोल्ड एंड स्पायरोस थ्योरी। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी थी। राइट, अब इसमें हम बात करेंगे कि हमारे जैसे कि प्लेटलेट्स जो होते हैं उनके चोट लगती है या वो क्षतिग्रस्त होते हैं किसी भी प्रकार से, तो ये क्षतिग्रस्त होते ही रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज। राइट, थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज करते ही क्या होगा, ये थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम के साथ कंबाइन होंगे, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा और थ्रोम्बिन क्योंकि एक्टिव स्टेट में आ चुका है तो ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदल देगा और इसी के साथ 13th फैक्टर कंबाइन होकर, जैसे हमने फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर बोला है, कंबाइन होकर बना लेगा जालीनुमा स्ट्रक्चर फाइबर्स के साथ मिलकर। तो ये हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, प्लेटलेट से थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हुआ, वैट निकला, कैल्शियम के साथ इसने जुड़ के कंबाइन होकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदला, थ्रोम्बिन ने एक्टिव स्टेज में सक्रिय अवस्था में आकर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बदला, इसके साथ 13th फैक्टर कंबाइन हुआ, जालिकानुमा स्ट्रक्चर बना और इस तरह से क्लॉटिंग जो थी वो यहाँ पर हो गई। तो इस तरह से 3 थ्योरीज थी, हॉवेल्स थ्योरी, फोल्ड एंड स्पायरोस थ्योरी एंड बेस्ट एंड टेलर्स थ्योरी। तीनों थ्योरीज में बताया गया है कि किस तरह से हमारे जो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, प्रक्रिया है, वो किस तरह से वर्क कर सकती है। 3 अलग अलग तरह से बताया गया है और मेनली सब में ये वाला जो सब्सटेंस है यही डिफरेंट है, बाकी सारे मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम। मतलब हम मैकेनिज्म की अगर बात करेंगे, प्रक्रिया की अगर बात करेंगे तो प्रक्रिया हमेशा 3 स्टेप्स में होगी। फर्स्ट स्टेप लिबरेशन ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है, इसका निर्मुक्त होना, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्मुक्त। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन निर्मुक्त होगा क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन होगा थ्रोम्बिन। दैट मींस सेकंड स्टेप कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में परिवर्तन। और जैसे ही थ्रोम्बिन बनेगा तो थर्ड स्टेप हमारा मैकेनिज्म का आता है कि फिब्रिनोजन, कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। दैट मींस फिब्रिनोजन का फिब्रिन में परिवर्तन या चेंज होना। और इन 3 स्टेप्स की मदद से हमारा ब्लड क्लॉटिंग, रक्त स्कंदन प्रक्रिया हो सकती है। राइट, अब हम बात करते हैं हमारे ब्लड क्लॉटिंग के सिग्निफिकेंस। That means कि ये जो रक्त स्कंदन प्रक्रिया है इसमें क्या इम्पोर्टेंस है, इससे हमें क्या फायदा हो सकता है। जैसे अगर नंबर 1 हम बात करें
तो जैसे ही चोट लगेगी तो चोट लगते क्या होगा, हमारा सारा रक्त बाहर रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लॉटिंग होती है। तो क्लॉटिंग के कारण यहाँ पर हमारा रक्त जो है वहीं रह जाता है, ज़्यादा बाहर बह नहीं पाता, और उस ज़्यादा बहने नहीं के कारण, क्योंकि ब्लड ज़्यादा बह नहीं पा रहा है, तो उसके कारण हमारी जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, वो थोड़ी कम हो जाती है। अदरवाइज सारा ब्लड बहते ही मृत्यु हो सकती है किसी भी इंसान को। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डेथ के जो चांसेस होते हैं वो हमारे यहाँ पर रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वहीं हम सेकेंड की बात करें तो क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग अगर होगी तो ये सही नहीं है, इसलिए हमारे ब्लड के अंदर हिपैरिन नामक सब्सटेंस उपस्थित होता है जो हमारी रक्त वाहिनियों में ब्लड क्लॉटिंग को नहीं होने देता। दैट मीन्स ये ब्लड क्लॉटिंग को रोक कर रखता है हमारी रक्त वाहिनियों में, और ये भी इम्पोर्टेंस है हिपैरिन का कि यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही, जिससे कि हमारा जो वेस्कुलर सिस्टम है या हमारी जो वेसल्स एंड आर्टरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो सारी की सारी फुली फंक्शनल है, अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर पा रहे। राइट, थर्डली हम बात करते हैं AHG फैक्टर, जिसे हमने बोला था फैक्टर नंबर 8, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या फिर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर 8। अब हीमोफिलिक कंडीशन कब आती है? हीमोफीलिया एक डिजीज है। हीमोफीलिया डिजीज एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन्स के कारण होती है, तो इसे हम एक्स क्रोमोसोम डिजीज बोलते हैं, वो भी रिसेसिव कंडीशन। रिसेसिव कंडीशन का मतलब हुआ कि अगर एक एक्स पे भी इसका जीन प्रेजेंट है तो वो हमारे क्या करेगा, बॉडी में हीमोफीलिया की कंडीशन को लाएगा। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को देखते हैं, यहाँ पर सपोज XX की बात करते हैं, यहाँ पर अगर दोनों ही हीमोफीलिया के जीन्स इस तरह से प्रेजेंट है तो हीमोफीलिया डिजीज नहीं होगा। वहीं अगर इस कंडीशन में है तो भी हीमोफीलिया डिजीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक H क्या है, डोमिनेंट है, तो ये इसको कवर कर लेगा, छुपा लेगा इसके कैरेक्टर को, और इस तरह से हीमोफीलिया नहीं होगा। वहीं पे रिसेसिव का मतलब हुआ कि दोनों जगह पे ये हीमोफिलिक कंडीशन में है, रिसेसिव है, तो यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है, तो उसके कारण यहाँ पे कोई भी छुपा नहीं पाएगा इसके लक्षण को, इसलिए इस कंडीशन में हीमोफीलिया हो सकती है। ठीक है, पूरे चांसेस है कि हीमोफीलिया इसी कंडीशन में होगी, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं रिसेसिव कंडीशन। राइट, इसीलिए हम बोलते हैं कि मेल्स में अगर ये वाला जीन एक भी प्रेजेंट होगा, जो रिसेसिव जीन है वो एक भी प्रेजेंट हुआ, क्योंकि क्रोमोसोम एक ही होता है, एक्स क्रोमोसोम दूसरा वाई होता है, एक्स पे प्रेजेंट होता है ये जीन, और रिसेसिव कंडीशन में एक भी क्रोमोसोम पर यहाँ पर एक्स पे आ जाता है, तो मेल्स को ये डिजीज इजीली हो सकता है। इसलिए हमने ये बोला कि इस डिजीज में मेल्स को ज्यादा चांसेस हैं डिजीज होने के, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम रिसेसिव कंडीशन में ये होता है, और एक्स क्रोमोसोम मेल्स के पास एक ही होता है, इसलिए चांसेस यहाँ पर बहुत मैक्सिमम होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं कि हीमोफीलिया कंडीशन यहाँ पर आए। अब क्योंकि इस कंडीशन के कारण क्या होता है हीमोफीलिया में, कि जैसे ही चोट लगेगी हमारे स्किन में कहीं पे भी, तो रक्त जो है वो रुकता नहीं है, बहता रहता है। ठीक है, हो सकता है हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा बाहर रह जाए, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर AHG एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, उपस्थित रहता है। ये क्या करता है, हीमोफीलिया के जस्ट अगेंस्ट वर्क करता है, उससे विपरीत कार्य करता है, क्योंकि इसका नाम ही एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन।
अब उसके अगेंस्ट वर्क करेगा तो हीमोफीलिया की कंडीशन को आने नहीं देगा बॉडी में, और इसके कारण ब्लड क्लॉटिंग जो है वो एक तरह से सिग्निफिकेंस है हमारे लिए कि ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ये ब्लड क्लॉटिंग करेगा, इससे हम इस डिजीज से बच पाएंगे। तो ये हमारे हम बोल सकते हैं कि एक तरह से सिग्निफिकेंस की तरह वर्क कर रहा है। अब फोर्थ सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर ब्लड क्लॉटिंग बाय चांस बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाती है या धीमी हो जाती है तो उसके कारण क्या होगा, हमारा जो ब्लड फ्लो है बाहर की तरफ ब्लड बहेगा, ठीक है। इसलिए भी ये इम्पोर्टेंस रखता है कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नॉर्मल रेट से होना चाहिए, और नॉर्मल रेट से ब्लड क्लॉटिंग होगा, रक्त स्कंदन प्रक्रिया एकदम नॉर्मल होगी तो हमारा ब्लड बाहर फ्लो नहीं कर पाएगा, और उसके कारण हम पर्सन को डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसके कारण हम बहुत सारे डिजीजेस से सेफ रहते हैं। जो भी ब्लड रिलेटेड क्लॉटिंग रिलेटेड डिजीजेस होंगे उनसे हम बच सकते हैं और सेफली रह सकते हैं इस चीज के कारण। तो इसे हम बोलते हैं कि ये डिजीजेस से हमें बचा के रखता है। जैसे एक डिजीज हीमोफीलिया, ऐसे ब्लड की क्लॉटिंग से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होगी उनमें हमें सेव करके रखते हैं, राइट। ये हमारे हैं सिग्निफिकेंसेस ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लीडिंग टाइम। जो हमारा ब्लीडिंग टाइम होता है, हम किसको कह रहे हैं, ब्लीडिंग टाइम होता क्या है? जब भी चोट लगती है तो रक्त जितनी देर के लिए बाहर बहेगा वो हमारा ब्लीडिंग टाइम कहलाता है। दैट मीन्स ऐसा समय या द टाइम टिल विच ब्लड bleeds from wound, या फिर ऐसा समय जब तक रक्त हमारे जो वुंड है, हमारी जो चोट है, क्षतिग्रस्त उत्तक है, वहां से बाहर निकलता रहेगा, बहता रहेगा, उसी को हम बोलते हैं ब्लीडिंग टाइम। और ये ब्लीडिंग टाइम हमारा 3 से 8 मिनट के बीच में कहीं हो सकता है। 3 to 8 मिनट्स तक ये ब्लीडिंग टाइम रहता है, और फिर क्लॉटिंग हो जाती है क्योंकि तो क्लॉटिंग के कारण वहाँ पे वो स्टॉप कर जाता है। अब ये डिपेंड करता है क्लॉटिंग किस तरह से हो रही है, कितना फास्टली हो रही है, कितने ज़्यादा प्रोटीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, उसके बेसिस पर क्लॉटिंग टाइम भी पर्सन टू पर्सन थोड़ा डिफर हो सकता है कि कितने टाइम में एक रक्त का धक्का बन रहा है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट या एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में जो उपस्थित रहते हैं, हमारी बॉडी में जो उपस्थित रहते हैं, जो कि ब्लड का रक्त का स्कंदन नहीं होने देते। एंटी क्लॉटिंग मीन्स ब्लड की क्लॉटिंग को रोकते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मली अगर हम चल रहे हैं तो नॉर्मली तो हमें कोई चोट नहीं आ रही, और फिर भी क्लॉटिंग अगर हो जाती है तो हमारी वेसल्स में जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं वहाँ पे ब्लड रुक जाएगा, और रुकने के कारण पूरी
उपस्थित होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो सबसे पहला अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, हमने पढ़ा था हिपैरन, जो कि ब्लड वेसल्स में ब्लड के साथ मिक्स होकर क्या करता है, ब्लड का, रक्त का स्कंदन या थक्का नहीं बनने देता, ब्लड को प्रॉपरली फ्लो करता है। वहीं हम बात करेंगे सेकेंड एजेंट की, एंटीसिफेलिन। एंटीसिफेलिन का कार्य क्या होता है, वहां हमने पढ़ा था सिफेलिन का फंक्शन, सिफेलिन का कार्य। सिफेलिन का कार्य था कि वो क्या कर रहा था, एंटी थ्रोम्बस को असक्रिय कर रहा था, और एंटी थ्रोम्बस असक्रिय हो रहा था, इसीलिए वहां पर थ्रोम्बस का निर्माण हो रहा था और आगे जाके फिब्रिन बन पा रहा था, क्योंकि फिब्रिन बनेगा तो ही रक्त थक्का बन पाएगा। वहीं अगर ऐसा होता कि सिफेलिन की जगह पे वहां पे एंटीसिफेलिन अगर आ जाता, तो उसने क्या करना था, उसने थ्रोम्बस को रोकना था। थ्रोम्बस नहीं बनता तो फिब्रिन नहीं बनता, और फिब्रिन नहीं बनता तो रक्त के थक्के का निर्माण नहीं होता। तो सिफेलिन के जस्ट अपोजिट हमारा एंटीसिफेलिन वर्क करता है, और अपोजिट वर्क करने के कारण ये क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग को नहीं होने देगा, इसलिए इसका नाम हम एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंसेस में रखते हैं। वहीं हमारा थर्ड आता है एंटी थ्रोम्बस। थ्रोम्बस थ्रोम्बिन का निर्माण कर रहा था, राइट। थ्रोम्बस हमारा ब्लड क्लॉट में हेल्प करेगा, वहीं एंटी थ्रोम्बस जो होगा वो थ्रोम्बस के विपरीत वर्क करेगा, उसके अगेंस्ट वर्क करेगा और ब्लड क्लॉट को नहीं बनने देगा, जिसके कारण रक्त वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में प्रॉपरली जो हमारा ब्लड है वो फ्लो कर पाए। तो इसलिए ये तीनों सब्सटेंसेस हमारे एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंसेस होते हैं या प्रति रक्त स्कंदी पदार्थ कहलाते हैं, जिनके कारण थ्रोम्बस का निर्माण या कहीं पे भी थक्के का निर्माण नहीं होता।